Hi, this is Sane Education Center. Our today's video regarding JAC model paper set 1 2021-22 term 1 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट रहेगा मैथ और वर्शन है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो मॉडल पेपर हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किए गए हैं जैक बोर्ड से। हम सब आज उससे इंग्लिश वर्शन में तैयारी करेंगे। जो सेट 1 है आप सभी के लिए पेश है। हमारा जो पहला क्वेश्चन नंबर 1, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 इज 120 का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देन 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 5 ये आपका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। देन एलसीएम क्या होना चाहिए? इसी क्वेश्चंस में हम लोग को HCF दिया हुआ है और हमें क्या निकालनी है, इसका एलसीएम क्या होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर बी 2 2 3 3 8। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ 15 एंड 35 इज क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर है 5। चलिए, एक स्टेटमेंट है प्राइम फैक्टर से रिलेटेड। द प्राइम फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 4 में, द प्राइम फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर आर क्या होना चाहिए? तो क्या होगा? यूनिक होना चाहिए एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the sum of zeros and product are root 2 and 1 by 3 respectively, then its quadratic equation क्या होना चाहिए, is क्या होना चाहिए? तो हमारा आंसर होगा b 3x square minus 3 root 2 x plus 1। क्वेश्चन नंबर 6, the zeros of a x square plus bx plus c अल्फा प्लस बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इस क्या होना चाहिए? अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हैं और उसमें रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होना चाहिए, मीन्स सम ऑफ जीरोज का क्या वैल्यू होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए और इसका वैल्यू होगा -b/a। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जिसमें ये बताना है कि एक्स के रिगार्डिंगली आपको क्या इसका पी एक्स का वैल्यू होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से इस ग्राफिकल क्वेश्चन में। तो हमारा आप लोग ग्राफ में क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो कर्व है ये एक्स में नहीं कटा है, देन इसका आंसर क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया गया एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 2 इक्वेशन दिया गया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इफ अगर बी और बी एंड सी टर्म इक्वल नहीं है और ए और बी इक्वल है, देन इसका सॉल्यूशन किस ढंग का होगा? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, नो सॉल्यूशन। जब बी और सी टर्म इक्वल नहीं होते हैं तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में क्या देखा जाता है? उसे नॉन सॉल्यूशन में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, linear equation in 2 variable in 2x minus 3y equal to 0 and another is 3x plus 4y plus 20 equal to 0, then its lines are, इसका जो ग्राफिकल डिनोटेड होगा, डिनोशन होगा या उसका रिप्रेजेंटेशन होगा किस ढंग का होगा? तो हम देख पाएंगे उसे ग्राफ में ऑप्शन नंबर बी, इंटरसेक्टिंग लाइन के फॉर्म में देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन देन वैल्यू ऑफ सी इज, अगर ये जो हमारे सामने इक्वेशन है ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन पे है, देन इसका सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, जो इसका आंसर होना चाहिए ये ऑप्शन नंबर ए और सी इक्वल टू 3 के इक्वल आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन ऑफ 2x minus y equal to 5 and another equation is 3x plus 2y equal to 4, then इसका सही करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंगली आपके सेट पेपर के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर ए और इसका वैल्यू होगा x equal to 2 and y equal to -1। क्वेश्चन नंबर 12, इफ नो सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हम स्टडी कर रहे हैं और उसे दिया गया है कि वो नो सॉल्यूशन है, तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा इनकॉन्सिस्टेंट, हिंदी में उसे असंगत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1,
देन इसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन सही होना चाहिए, तो सेट पेपर के हिसाब से आपका आंसर होगा सी 5 एंड 4। कोऑर्डिनेट जो है वो सही सॉल्यूशन होगा 5 एंड 4। यानी अगर हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर x प्लस वाई में अगर आप इसे बैठाते हैं तो 5 प्लस 4 यानी 9 के बराबर होगा, तो ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका एक्सरसाइज चैप्टर 4 में एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, जिसमें आपको तरह तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के दिए गए हैं। उसी एक्सरसाइज से लिया हुआ ये क्वेश्चन है, तो उसका जो सही आंसर होगा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 3, देन इट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, d ग्रेटर है 0 से, तो नेचर ऑफ रूट क्या होना चाहिए। d में इस डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकाल रहे हैं तो उसके इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 3 तरह के कंडीशन होते हैं। तो ये जो कंडीशन है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि d ग्रेटर है 0 से, तो उस केस में जो रूट्स निकलते हैं वो किस तरह के निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द नेचर ऑफ रूट। अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन हमारा नेचर ऑफ रूट क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। देन इसका रूट्स किस ढंग का होगा, तो ये भी सॉल्व करने के बाद हम लोग देख पाएंगे। देन इसका जो रूट्स होगा वो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो डी इक्वल टू क्या होता है। आप सभी 4th चैप्टर किए होंगे, तो इसमें लास्ट एक्सरसाइज में डिस्क्राइब किया गया कि बी स्क्वायर माइनस 4, जिसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ पे बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का वैल्यू जब निकाल रहे होते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC, या फिर इसको ऑप्शन सी के हिसाब से d ग्रेटर देन 0 होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होगा -11, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इफ रूट्स आर इक्वल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे एक कंडीशन ये बताया जा रहा है कि यहाँ रूट्स आर इक्वल, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि k का वैल्यू क्या होगा 4, यानी 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू 4। आगे बढ़ते हैं, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स क्या होना चाहिए। आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, पहले d का वैल्यू निकालेंगे, फिर x का टर्म पे उसका वैल्यू निकालेंगे, देन वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच इज AP, डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन वी हैव टू चूज। हमें चूज़ करना है कि ऑप्शन नंबर बी इज़ ए राइट आंसर, बिकॉज इसमें हम लोग को ए बी में देखना क्या होता है, तो देखना ये होता है कि जो सीरीज़ है उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 1 3 5 7, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है आप सभी को, 2 का इच कॉमन डिफरेंस है, देन इस आप सभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 3 5 7। और क्वेश्चन नंबर 22, 10th टर्म ऑफ AP 2 7 एंड 12, देन आपको 10 टर्म निकालना है। 10 टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, A10 इक्वल टू A प्लस 9D, A10 इक्वल टू A प्लस 9D। A का वैल्यू कितना यहाँ पे 2 है, एंड 9 प्लस 9D, 9 इंटू D का यहाँ का कितना वैल्यू आ रहा है, तो 5। तो इस तरह से जब 9 5 जब 45 एंड प्लस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर C 47 आ रहा है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, how many terms of 2 digit are numbers divisible by 3, कि 3 से डिविजल वाले 2 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं। 2 डिजिट के सबसे छोटे नंबर कितने होते हैं, तो 1 0, और सबसे बड़े नंबर होते हैं तो 9 ओनली 9। तो जो ऐसे नंबर को खोजना है जो 3 का डिविजिबल हो, यानी 3 अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 9, 3 4 12, यानी 12 जो है हमारा क्या होगा, पहला AP होगा। इस तरह से हम लोग एकदम डबल डिजिट में जाएंगे तो 999, मतलब जो ग्रेटर नंबर है ये वो भी 3 का डिविजिबल है, मतलब 99। फर्स्ट इज 12 एंड लास्ट इज 99। अब उसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग AN का वैल्यू में फॉर्मूला में रखते हैं, और उसे हमें सॉल्व करने के बाद वी हैव बी ऑप्शन 30 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 0 एंड 50, AP से है 0 और 50 के बीच में ऑड इंटीजर एकदम हाफ कर दीजिएगा, n का वैल्यू 25,
एन का वैल्यू 25 और एस एन का हमें पहला ए पी का टर्म निकालना होगा और आखिरी टर्म निकालना होगा, और हमारा एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। देन ये वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर सी 625। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल सर्कल क्या होता है? ऑल सर्कल सिमिलर होते हैं, उसे कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते बिकॉज अगर रेडियस इक्वल होंगे देन कह सकते हैं, बट यहाँ पे जब सब सर्कल को एक ही जैसा दिखने को होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलर। मैंने हर फिगर को कोई भी जब हम लोग कोई भी मेंस्ट्रुएशन में जब कोई सर्कल क्वाड्रिलेटरल किसी तरह का बात करते हो तो जब पर्टिकुलर सर्कल्स की बात करते हैं या कोई सेम फिगर की बात करते हैं तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते लेकिन सिमिलर जरूर कह सकते हैं बिकॉज देखने में एक ही तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 ये है हमारा बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग चैप्टर नंबर 6 में 6.1 थ्योरम किए होंगे जिसमें ये बताया गया है कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, इस फिगर के हिसाब से डी ई पैरेलल टू बी सी है तो इसका जो रेशियो क्या बनेगा? तो ए डी बाई डी बी एंड ए ई बाई ई सी। तो जब हम उस पर बैठा देते वैल्यू सबको तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में इस फिगर को स्टडी कीजिएगा। इस फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर। आप लोग को याद रहना है कि क्वेश्चन जो है सिमिलर, जो पढ़ाई में एंगल ले सकते हैं तो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय क्राइटेरिया यूजिंग ऑफ एंगल बिकॉज सिमिलर में एंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में ए नहीं यूज करते हैं। आप सभी इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। सिमिलर में ए लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी क्राइटेरिया से इस फिगर को हम लोग क्या कह सकते हैं? सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर से। ओके, क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों? ए एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 4:9 देन इट्स एरिया इज। इसका एरिया का रेशियो क्या होना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो दिया है 4:9 तो सिंपली उसको क्या कीजिएगा? 4/9 कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 16:81। क्वेश्चन नंबर 30, the sides in an equilateral triangle is √2a and then altitude क्या होना चाहिए? तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? मैथमेटिकली उसको प्रैक्टिस मतलब सॉल्यूशन करके इसमें डालना होगा बिकॉज इसका जो थोड़ा सा लंबा है, आपको उसमें अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये a√3, इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो a√3 के इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, द ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन B का वैल्यू क्या होगा? इसे भी आप लोग उसको सॉल्यूशन कीजिए। हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी टेंजेंट्स हैव इन ए सर्कल? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? मैनी हो सकते हैं, टेंजेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर यानी ऑप्शन होगा सी इन्फिनिटी मैनी। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 12 सेंटीमीटर विच इज 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? ड्रॉ करने के बाद आप लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कीजिएगा? 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का स्क्वायर होगा 144, 169 और 144 को माइनस कीजिएगा, देन वी हैव 25, और 25 जो होगा वो किसका स्क्वायर रूट के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 13 में भी दिया हुआ है। इसी रिगार्डिंगली सेम प्रोसीजर में ही आपको इसको भी बनाना होगा, ठीक है? तो आप लोग इसको ऑप्शन नंबर 7 रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये भी सर्कल से रिलेटेड है। रेडिया जो दो रेडियस है, एक 5 है और 3 है सेंटीमीटर। इसको बनाने के बाद आपका जो कॉर्ड बनता है, इससे पूछा गया है कि द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडिया 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड of the bigger circle which turns the smaller circle. Okay, our correct option is option number A, 8 centimeter. Question number 36, central angle is theta. Theta means जो
थीटा डिग्री को इंडिकेट करता है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। आप लोग को अच्छी तरह से याद करनी होगी कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कोई भी सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 38, द लेंथ ऑफ आर्क, अगर आर्क को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन होगा क्या? तो सी, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता है कि थीटा बाई 180 पाई आर, लेकिन यहाँ 360 और 2 दोनों मेंशन है तो हम लोग ऐसे इसको चलेंगे। अगर 180 लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, ईच एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है एंड थीटा का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है, और आप क्या कर सकते हैं? रेडियस जो दिया हुआ है इसमें 6 सेंटीमीटर है। सिंपली आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला में इसको पुट कीजिएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस आपका आंसर आ जाएगा। आंसर होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the area of part of the field in which the horse can graze if a horse is tied to peg with rope of 7 सेंटीमीटर? एक घोड़े को एक फील्ड में 7 मीटर की रस्सी में बांधी गई है, ठीक है, तो इसको कितना एरिया तक ग्रेज कर सकता है? तो ये आपका 12th चैप्टर में जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला में ही आपको पुट करना होगा, बिकॉज इसमें उसी आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकाल का वैल्यू में भी रख सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर थीटा में 90 रखते हैं, बाई 360 पाई का वैल्यू डालते हैं, आर की जगह 7 इंटू 7 करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट्स? 154 मीटर स्क्वायर। योर राइट आंसर एंड ऑप्शन इज डी। तो स्टूडेंट्स, आई होप इंग्लिश मीडियम के खास करके आप सभी बच्चों को ये गाइडेंस हमने तैयार किया है, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसके बाद आशा करते हैं कि इस तरह की वीडियो आप सभी को इंग्लिश वर्जन में प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक